हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है 2018 में पूछे गए यूपीएससी प्रीलिम्स में पॉलिटी के क्वेश्चंस। इससे पहले भी मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स के रिगार्डिंग। अगर आपने उनको अभी तक नहीं देखा है तो जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। पहला क्वेश्चन है, right to privacy is protected as an intrinsic part of right to life and personal liberty. Which of the following in the Constitution of India correctly and appropriately imply the above statement? तो देखते हैं दोस्तों, इसमें ऑप्शन से हम समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कहाँ पे दिया हुआ है राइट टू प्राइवेसी, राइट टू लाइफ। दोस्तों अगर आपको फंडामेंटल राइट्स अच्छे से याद होंगे तो आपको ज़रूर याद होगा आर्टिकल 21। यहाँ देखिए दोस्तों, आर्टिकल 21 एंड फ्रीडम्स गारंटीड इन पार्ट नंबर 3। दोस्तों राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्शन मिला है एज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 के अंडर में, और इस फ्रीडम को गारंटी किया गया है जो आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हो पार्ट 3 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सही उत्तर सी होगा। दोस्तों कुछ ऑप्शंस और भी इसमें दिए हुए हैं ना, जैसे आर्टिकल 14 दिए हुए हैं। आर्टिकल 14 तो वैसे भी हमें इसके बारे में राइट टू इक्वलिटी बताता है, ये तो होगा नहीं। आर्टिकल 17 नीचे दिए गए हैं। आर्टिकल 17 वो अनटचेबिलिटी से रिलेटेड होते हैं। और डीपीएसपी दिए हुए हैं इन पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 डीपीएसपी, इसमें भी प्राइवेसी के बारे में कुछ भी नहीं है, तो ये भी तो नहीं होगा। और लास्ट हमारा है आर्टिकल नंबर 24, जिसमें आर्टिकल 24 में क्या कहते हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन है फैक्ट्रीज में उनका प्रोहिबिशन होना चाहिए, ये सारी बातें हैं उसमें। दोस्तों वहाँ भी प्राइवेसी के बारे में नहीं है। तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, आर्टिकल नंबर 21 एंड द फ्रीडम्स गारंटीड इन पार्ट नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 है, रिगार्डिंग मनी बिल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। दोस्तों इस क्वेश्चन को हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर 1, द स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली शैल वैकेट हिज और हर ऑफिस इफ ही और सी सीजेस टू बी अ मेंबर। अगर वो मेंबर ऑफ द असेंबली नहीं रहते हैं। दोस्तों इसका मतलब ये है कि जो स्पीकर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली है वो अपने ऑफिस को वैकेट करते हैं यदि अगर उन्होंने सीज कर लिया है टू बी अ मेंबर ऑफ द असेंबली। दोस्तों स्पीकर का इलेक्शन कैसे होता है आपको पता है ना। स्पीकर की जो स्पीकर जो इलेक्ट होते हैं वो बाय द असेंबली इटसेल्फ होते हैं, मतलब फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट इट्स मेंबर्स। तो स्पीकर तब तक ही ऑफिस में रहते हैं जब तक कि लाइफ ऑफ द असेंबली होता है। अगर वो अपने ऑफिस को वैकेट कर लेंगे तो यस, अगर वो सीज मतलब मेंबर ऑफ द असेंबली नहीं होते हैं तो यस, फिर वो ऑफिस कैसे हो सकता है ना, तो वैकेट करना पड़ेगा उनको। तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट 1 इज राइट। एवर द लेजिस्लेटिव असेंबली इज डिसॉल्व, अगर लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो जाते हैं जब भी कभी, द स्पीकर शैल वैकेट हिज और हर ऑफिस इमीडिएटली। इमीडिएटली कर लेंगे क्या? तो दोस्तों ऐसा नहीं है। अगर आप पढ़ोगे आर्टिकल नंबर 179 को पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है कि जब भी असेंबली डिसॉल्व होता है तो स्पीकर इमीडिएटली वैकेट नहीं करता है, पहले फर्स्ट मीटिंग ऑफ द असेंबली अटेंड करता है, उसके बाद ही ये चीज़ होता है। ठीक है, तो ये भी गलत ही है। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट एवर गिवन एबव आर करेक्ट, कौन सा सही है? तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसका उत्तर क्या होगा, ए ओनली। दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, question number 5, which one of the following reflects the most appropriate relationship between law and liberty? दोस्तों क्वेश्चन में ही दे दिया है सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप हमें देखना है, यानी कहीं ना कहीं आपको दूसरे ऑप्शंस भी ठीक ठाक लगेंगे, अच्छे लगेंगे, सही लगेंगे, बट आपको देखना कौन सा है, मोस्ट अप्रोप्रिएट वाला। तो दोस्तों ऑप्शंस देखते हैं, कुछ ना कुछ तो आइडिया हमें मिल ही जाएगा इससे। तो पहला ऑप्शन क्या है, इफ देयर आर मोर लॉज देयर इज लेस लिबर्टी। ऐसा बात है दोस्तों कि अगर ज्यादा लॉ बना दिए गए तो लिबर्टी कम हो जाएगी, ऐसा बात है क्या? दोस्तों पॉलिटिकल साइंस में एक कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ निगेटिव लिबर्टी का। उसमें ऐसा कहा जाता है कि लिबर्टी का अर्थ क्या है कि एब्सेंस रहे, किस चीज़ का एब्सेंस रहे, तो जितने भी रिस्ट्रेंट्स होते हैं उनका एब्सेंस रहे। जॉन स्टार्ट मिल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, ये बहुत बड़े पॉलिटिकल फिलोसोफर भी रहे थे। इन्होंने भी कहा था कि रिस्ट्रेंट नहीं होना चाहिए, रिस्ट्रेंट जो है एक एविल की तरह है।
है ना। मिल काफ़ी ज़्यादा चिंतित होते थे कि यार स्टेट जो है वो रिस्ट्रेंट लगा देते हैं, एंड सोसाइटी में काफ़ी सारे रिस्ट्रेंट्स होते हैं। तो इस तरीके से अगर उनके हिसाब से चलेंगे, उनके हिसाब से, जॉन स्टार्ट मिल के हिसाब से चलेंगे जो इतने बड़े पॉलिटिकल फिलोसोफर रह चुके हैं, तो कहीं ना कहीं हमें लगेगा कि यस, अगर ज़्यादा लॉज रहेंगे ना तो लिबर्टी तो हमें कम मिलेगा। ये बात सही लगती है, बट कितनी सही है? क्या ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों? लॉज तो ज़रूरी होते हैं ना, अगर लॉज नहीं रहेंगे तो फिर कैसे चलेगा? कई बार लॉज जो होते हैं एक रूल सेट करते हैं ना कि हमें कैसे रहना है, गवर्नेंस कैसे होनी चाहिए, क्या सब कुछ तो ज़रूरी है, बट ये अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा उतना, बट ठीक है, ये भी एक हद तक सही भी है। दूसरा चलते हैं ऑप्शन नंबर बी की तरफ, इफ़ देयर आर नो लॉज देयर इज़ नो लिबर्टी। क्या ऐसा है क्या? लॉ नहीं है तो लिबर्टी नहीं है? लॉ नहीं है तो लिबर्टी नहीं है? लॉ तो होना चाहिए दोस्तों। अच्छा एक बताइए, जब हमने कॉन्सेप्ट ऑफ पॉजिटिव लिबर्टी पढ़ा था, लिबर्टी वाले कॉन्सेप्ट में, अगर हम सभी इंडिविजुअल्स हैं, हम सभी एक समाज के भीतर रहते हैं, तो आप रिस्ट्रेंट को पूरी तरीके से तो ख़त्म नहीं करोगे, पॉसिबल ही नहीं है। जो चीज़ पॉसिबल है डिज़ायरेबल भी नहीं है दोस्तों, है ना। हम हर तरीके से रिस्ट्रेंट को नहीं हटा सकते हैं, पूरी तरीके से रिस्ट्रेंट को नहीं हटा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि सच में लिबर्टी सभी कोई इंजॉय करे, तो आप थोड़े से रीजनेबल रिस्ट्रेंट तो लगाओगे दोस्तों। हम अपने लिबर्टी एंजॉय करते हैं, दूसरे भी करें, साथ में कोऑर्डिनेशन रहे, सभी करें, तो थोड़ा बहुत रीजनेबल तरीके से रिस्ट्रेंट। दोस्तों मुझे बोलने की आज़ादी है, लेकिन मैं किसी को भी कुछ भी बोल दूँ, कभी भी कुछ भी बोल दूँ, अनएथिकल चीज़ें करूँ, तो कहीं ना कहीं वो तो खराब चीज़ है। तो रीजनेबल रिस्ट्रेंट तो लगना ही चाहिए। तो लॉस बने हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के साथ बने हुए हैं। फ्रीडम मिले हुए हैं, लेकिन उन फ्रीडम के ऊपर भी रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है ना। तो पॉजिटिव लिबर्टी को कई सारे लिबरल्स हैं जो सपोर्ट करते हैं। तो अगर हम कह सकते हैं कि दोस्तों अगर लॉज नहीं रहेंगे तो फिर लिबर्टी कहाँ से आएगा, ये भी बात काफ़ी हद तक सही है ना दोस्तों। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, इफ देयर इज लिबर्टी लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल। अगर लिबर्टी रहे, अगर लिबर्टी रहेंगे तो लॉज कौन बनाएगा? पीपल बनाएंगे। दोस्तों ये ऑप्शन तो सटीक नहीं बैठ रहा है कि अगर लिबर्टी रहेंगे तो लॉज हैव टू बी मेड बाय द पीपल, क्योंकि इतने सारे लोग हैं, फिर इतने सारे लोग हमारे भारत देश में हैं और सभी जो है लॉज बनाएंगे, सबके हिसाब से जो है अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होंगे, तो ये सटीक नहीं बैठ रहे हैं। लास्ट हमारा, इफ लॉज आर चेंज टू ऑफन लिबर्टी इज इन डेंजर। अगर लॉज को हम कई बार चेंज करेंगे तो लिबर्टी डेंजर में होगा। बात थोड़ी हद तक सही है दोस्तों कि लॉज अगर बार बार आप चेंज करोगे तो फिर समझ ही नहीं आएगा ना लिबर्टी का एक्चुअली मायने क्या है। दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए, थोड़ा सा हमें डी भी ठीक लग रहा है, थोड़ा सा देखा जाए तो हमें ए भी ठीक लग रहा है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन इटसेल्फ पूछ रहे हैं कि मोस्ट अप्रोप्रिएट, सबसे नाइसेस्ट ऑप्शन ही हमें चुनना है। तो सबसे अच्छा अगर इन तीनों में से हम चुनेंगे तो ऑप्शन बी सबसे अच्छा है। इफ़ देयर आर नो लॉज, अगर लॉज नहीं होंगे तो लिबर्टी भी नहीं होगा, यानी लॉ कहीं ना कहीं ज़रूरी है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस के लिए। सबसे सटीक आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला ऑप्शन है, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग शैल बी इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट द गवर्नर ऑफ स्टेट इन एनी कोर्ट ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। क्या दोस्तों सही है? सही बात है ना। गवर्नर जो है वो पर्सनल इम्यूनिटी एंजॉय करते हैं, लीगल लाइबिलिटी से पूरे तरीके से फ्री है तब तक के लिए जब तक वो ऑफिस में रहते हैं। अपने ऑफिस के जब तक उनका टर्म है तो उसको ये इम्यूनिटी मिली हुई है, किसी भी प्रकार के क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकते हैं। अगर उन्होंने कुछ पर्सनल एक्ट्स भी किए हैं उसके रिस्पेक्ट में भी नहीं हो सकते हैं, उनको आप अरेस्ट नहीं कर सकते, इम्प्रिजन नहीं कर सकते। तो काफ़ी सारे दोस्तों, प्रेसिडेंट का याद आ रहा है ना, उनके पास भी कितनी ज़्यादा पावर है, तो ये भी चीज़ सही है। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग सच में नहीं हो सकती अगर वो ऑफिस में है, अपने टर्म ऑफ ऑफिस में है, तो बिल्कुल करेक्ट बात है। ऑप्शन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। द इमोल्यूमेंट्स एंड अलावेंसेज ऑफ द गवर्नर ऑफ ए स्टेट शैल नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। सही बात है दोस्तों, इनके जितने भी इमोल्यूमेंट्स हैं, अलावेंसेज हैं, उनको डिमिनिश नहीं कर सकते हो जब तक वो अपने टर्म ऑफ ऑफिस में है। दोस्तों कितना पावरफुल ये पद है, गवर्नर पद। तो दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, तो इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए? बोथ 1 एंड 2, ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिगार्डेड एज द मेन फीचर्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ। दोस्तों रूल ऑफ लॉ क्या है, इसके मेन फीचर्स क्या है। तो दोस्तों रूल ऑफ लॉ इसका इसके पीछे का क्या आइडिया होगा कि गरीब हो अमीर हो, आदमी हो औरत हो, फॉरवर्ड हो बैकवर्ड हो, सभी कास्ट के उनको सभी को एक ही लॉ के अंदर आना होगा। तो ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। तो इक्वालिटी होनी चाहिए, कोई भी बड़ा नहीं, कोई भी छोटा नहीं, कोई भी ऊंच नीच नहीं है, इक्वालिटी होना चाहिए। तो ऑप्शन टू तो मुझे मुझे बिल्कुल सटीक लग रहा है, इक्वालिटी बिफोर लॉ होना चाहिए। दोस्तों जुडिशरी का रोल आपको याद है ना, कैसे वो प्रोटेक्ट करते हैं रूल ऑफ लॉ को, सुप्रीमेसी ऑफ लॉ को इंश्योर करते हैं, राइट ऑफ द इंडिविजुअल को प्रोटेक्ट करते हैं एंड इंश्योर करते हैं, क्या इंश्योर करते हैं कि डेमोक्रेसी हमेशा बना रहे, किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप के डिक्टेटरशिप की वजह से डेमोक्रेसी का हनन ना हो। तो डेमोक्रेसी को ही बचाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमें राइट्स भी मिलते हैं, कई सारे सिविल राइट्स मिले हुए हैं, कई सारे हमें लिबर्टीज मिले हुए हैं। बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन 4 भी मुझे सही है लग रहा है। और और क्या, लिमिटेशन ऑफ पावर्स, यस पावर तो है, गवर्नमेंट चाहे जो मन सो रूल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि आपने जुडिशियल रिव्यू भी सुना होगा इस कॉन्सेप्ट के बारे में कि लॉ बनते हैं, लेकिन लॉ को बनाने का भी एक तरीका है कि हमें बेसिक स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल के राइट्स का ध्यान रखते हैं, फंडामेंटल राइट्स का। तो पावर है सरकार को, बट उसके ऊपर भी लिमिटेशंस दिए हुए, लेजिस्लेचर के ऊपर भी क्या है, लिमिटेशंस बने हुए हैं। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड ऑप्शन दोस्तों देखिए तो पीपल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द गवर्नमेंट, यहाँ पे पीपल की रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की जाती है रूल ऑफ लॉ में, क्या कि लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो बात नहीं है। 1 2 एंड 4 बिल्कुल सही होगा इसका उत्तर, ऑप्शन नंबर सी 1 2 एंड 4। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेस हिज पावर एज प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 356 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट, देन। दोस्तों आर्टिकल 356 ये तो इम्पॉर्टेंट है। तो राष्ट्रपति जी जो है भारत के, वो अपने पावर को एक्सरसाइज करते हैं। क्या दिया हुआ है आर्टिकल 356 में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देखते हैं, इन रिस्पेक्ट ऑफ ए पर्टिकुलर स्टेट। पहला ऑप्शन है द असेंबली ऑफ द स्टेट इज ऑटोमेटिकली डिसॉल्व। अच्छा, स्टेट की असेंबली ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो जाएगी, ये बात नहीं है, बिल्कुल गलत। द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट शैल बी एक्सरसाइजेबल बाय और अंडर द अथॉरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। प्रेसिडेंट रूल के बारे में आपने सुना होगा, ये प्रोक्लेम होता है अंडर आर्टिकल 356 जब आप पढ़ोगे प्रेसिडेंट रूल को। और मैं भी अपने आने वाले वीडियोस में इस कॉन्सेप्ट के बारे में ज़रूर बताऊंगी, इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। तो प्रेसिडेंट रूल अंडर आर्टिकल 356, और इसमें डिक्लेयर करते हैं कि जो स्टेट लेजिस्लेचर का पावर्स होता है वो एक्सरसाइज कौन करेंगे, बाय दी पार्लियामेंट। तो बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर बी। आर्टिकल 19 सस्पेंड होते हैं इन दैट स्टेट, ये नहीं है। आर्टिकल ऑप्शन नंबर डी, द प्रेसिडेंट कैन मेक लॉज रिलेटिंग टू दैट स्टेट, ये भी करेक्ट नहीं है। तो दोस्तों क्या सही है, ऑप्शन नंबर बी, आर्टिकल 356 में यही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, with reference to the Parliament of India, which of the following parliamentary committees scrutinize and reports to the House whether the powers to make regulations, rules, sub-rules, bylaws, etc. conferred by the Constitution or delegated by the Parliament are being properly exercised by the executive within the scope of such delegation? दोस्तों पहले सवाल को अच्छे से समझ लीजिएगा। इसमें कहते हैं कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के रेफरेंस में कौन सा ऐसे पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं। दोस्तों कई सारे पार्लियामेंट्री कमिटीज होते हैं, हर मैटर के लिए अलग होते हैं, बट यहाँ पे कौन से मैटर के लिए पूछ रहे हैं, कौन से ऐसे पार्लियामेंट्री कमिटीज हैं जो स्क्रूटिनाइज करते हैं। अच्छा, किस चीज को स्क्रूटिनाइज करते हैं और रिपोर्ट्स करते हैं टू द हाउस वेदर द पावर्स टू मेक रेगुलेशंस। तो यहाँ पे क्या है, रेगुलेशंस बनाने का पावर, रूल्स, सब रूल्स, बाय लॉज, ये सब कन्फेर बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बताया गया है, कन्फर किया गया है, और डेलीगेटेड बाय द पार्लियामेंट आर बिंग प्रॉपर्ली एक्सरसाइज, कि वो सही से एक्सरसाइज किया जा भी रहा है कि नहीं एग्जीक्यूटिव के द्वारा विद इन द स्कोप ऑफ सच डेलीगेशन। अच्छा, ये स्क्रूटिनाइज कौन करता है, कौन सी कमिटी है इसके लिए। दोस्तों क्या सही उत्तर होगा, कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस। दोस्तों ये जो कमिटी है ना, कमिटी ऑन गवर्नमेंट अश्योरेंसेस, इसके नाम में ही काम छुपा है। ये अश्योरेंस, प्रॉमिसेस और अंडरटेकिंग्स जो लिए जाते हैं मिनिस्टर्स के द्वारा, उनको ये चेक करते हैं टाइम टू टाइम,
और रिपोर्ट करते हैं और देखते हैं कि कितने हद तक जो है चीज़ों को किया गया है, ये पूरा ध्यान रखते हैं उसके ऊपर में। तो लोकसभा में अगर देखा जाए इसमें 15 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा में इसमें 10 मेंबर्स होते हैं और इसको बनाए गए थे 1953 में। तो ये फंक्शंस तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी है कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। दोस्तों बिल्कुल सही है। कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन एग्जामिन करते हैं, रिपोर्ट करते हैं हाउस को कि जो रेगुलेशंस, रूल्स एंड बाय लॉज, ये सब सारे जो पावर्स हैं जो कि डेलीगेट करते हैं पार्लियामेंट के द्वारा या संविधान के द्वारा, वो एग्जीक्यूटिव के द्वारा प्रॉपरली एक्सरसाइज किया भी जा रहा है कि नहीं, है ना, वो चेक करते हैं। तो दोनों ही हाउसेस में, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, इस कमेटी के अंदर में 15 मेंबर्स होते हैं, 15-15। ठीक है, इसको 1953 में बनाया गया था। दोस्तों नेक्स्ट हमारा है बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, इसका भी रोल समझ लेते हैं। हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, रूल्स कमेटी। रूल्स कमेटी जैसा नाम वैसा काम, रूल कमेटी देखते हैं क्या प्रोसीजर है, कैसे कंडक्ट ऑफ बिजनेस चल रहे हैं हाउस में, एंड रेकमेंड करते हैं अगर कुछ अमेंडमेंट, ज़रूरी अमेंडमेंट चाहिए तो उनको भी रेकमेंड करते हैं, या जो रूल्स ऑफ द हाउस है उसको ऐड करते हैं। दोस्तों लोकसभा कमेटी के अंदर, लोकसभा में 15 मेंबर्स होते हैं इस कमेटी में एंड राज्यसभा में 16 मेंबर्स होते हैं इस कमेटी में। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं बिजनेस एडवाइजरी कमेटी। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी क्या करेगी, जो प्रोग्राम है, जो हाउस के टाइम टेबल है उसको रेगुलेट करेगी टाइम टू टाइम। इनको ये एलोकेशंस करते हैं, वैसे टाइम को एलोकेट करते हैं, कब लेजिस्लेटिव ट्रांजेक्शन्स होंगे, दूसरे बिजनेस एक्टिविटीज़ होंगे, है ना, बिफोर द हाउस बाय द गवर्नमेंट। लोकसभा के अंदर दोस्तों इस कमेटी में 15 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा में 11 मेंबर्स होते हैं। दोस्तों इन सभी कमिटीज़ के बारे में भी हम समझेंगे एलेबोरेटली, लेकिन सब अपने सेपरेट वीडियोस में, क्योंकि दोस्तों ये जो वीडियो है वो मेनली हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए है। अगर हमने सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट्स को बारीकी से यहीं पे समझने शुरू कर दिए तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेटमेंट है आरटीई एक्ट से रिलेटेड, 1 2 3 स्टेटमेंट, और पूछे जा रहे हैं कौन सा सही है। दोस्तों इस क्वेश्चंस के आंसर आने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता देना चाहती हूँ इस एक्ट के रिगार्डिंग। तो इसमें जो है दोस्तों, जैसे कि हमें अप्रोप्रिएटली ट्रेन टीचर्स की अपॉइंटमेंट यहाँ पे होगी, ऐसे टीचर्स की अपॉइंटमेंट होगी जिनका एकेडमिक क्वालिफिकेशंस उतना है, तो वो चीज़ है। दूसरा दूसरा दोस्तों क्या हो सकता है, जो फिजिकल पनिशमेंट टीचर देते हैं या मेंटल हरासमेंट करते हैं, ये सभी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो बच्चे का एडमिशन होता है उसमें स्क्रीनिंग प्रोसीजर्स को बिल्कुल प्रोहिबिट किया गया है। इसके अलावा टीचर्स के द्वारा जो प्राइवेट ट्यूशन्स लिए जाते हैं उसको भी प्रोहिबिट किया गया है, और बिना रिकॉग्नाइजेशन के स्कूल को रन करना भी प्रोहिबिट किया गया है। दोस्तों इसमें ऐसे कुछ करिकुलम के डेवलपमेंट की भी बात की जाती है कि उसको प्रोवाइड किया जाए, जो संविधान में जो वैल्यूज़ इंश्राइन करते हैं, ताकि ऑलराउंड डेवलपमेंट हो पाए एक बच्चे का। उनके नॉलेज के साथ साथ जो है अ, उनको इस तरह के जो है करिकुलम को डेवलप करना चाहिए, और उनको ऐसा बनाना चाहिए कि बच्चे को जो है ट्रॉमा ना हो, वो फियर से दूर रहें, एनजाइटी से दूर रहें। इस तरीके से एक चाइल्ड फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट करना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग, ये सभी चीज़ों को ध्यान में रखा गया है। और दोस्तों साथ साथ जो रैशनल डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, जितने बच्चे हैं उस हिसाब से टीचर्स की भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। एक जो पुपिल टीचर रेशियो होता है उसको मेंटेन करना हर स्कूल में, ये चीज़ भी है। और साथ ही साथ दोस्तों इसमें ऐसा प्रोविज़न भी दिया हुआ है कि जो जैसे नॉन एजुकेशनल वर्क के लिए जो टीचर्स का डिप्लॉयमेंट होता था, तो इसका भी प्रोहिबिशन किया गया है। हाँ दोस्तों, जैसे कि अगर लोकल अथॉरिटी इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे जाना है, या स्टेट लेजिस्लेचर इलेक्शंस जो होते हैं वहाँ पे जाना है, या पार्लियामेंट में, या डिजास्टर रिलीफ के पर्पस से, या डिसेनियल सेंसस, तो वहाँ पे जा सकते हैं, बट नॉन एजुकेशन वर्क को यहाँ पे इनके अलावे जितने भी हैं उनको प्रोहिबिट किया गया है। तो ये सब सारे पॉइंट्स दोस्तों हैं जो ध्यान में रखने हैं। आते हैं, हम अपने ऑप्शंस को पढ़ते हैं और देखते हैं क्या इसका सही आंसर हो सकता है। एज पर द आरटीई एक्ट, टू बी एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट एज अ टीचर इन अ स्टेट, अ पर्सन would be required to possess the minimum qualification laid down by the concerned state council of teacher education.
दोस्तों यहाँ पे तो मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात सही है, लेकिन ये स्टेट काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन करते हैं। स्टेट काउंसिल तो बिल्कुल नहीं, यहाँ तो नेशनल काउंसिल होते हैं ना फॉर टीचर एजुकेशन, जिसे हम एनसीटीई भी कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एनसीटी नहीं, एससीटी कह दिया है, गलत है, बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एज पर द आरटीई एक्ट द टीचर प्राइमरी क्लासेस अ कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू पास अ टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गाइडलाइंस। दोस्तों इसका मतलब क्या है कि न्यू आरटीई एक्ट से ये कहते हैं कि जो प्राइमरी क्लासेस टीचिंग के लिए वैसे कैंडिडेट की रिक्वायरमेंट होगी जो टीईटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को पास कर जाते हैं, और इसको कंडक्ट कौन करवाते हैं, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन यानी कि एनसीटी। दोस्तों सही बात है, जो आरटीई के अनुसार ये मैंडेटरी कर दिया गया है कि वो व्यक्ति, उनको हम अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, सरकार मतलब सरकार अपॉइंटमेंट कर सकते हैं एज ए टीचर्स, अगर उन्होंने क्या किया है, टीईटी को क्लियर कर लिया है। तो बिल्कुल सही है, राइट है, स्टेटमेंट नंबर 2 बिल्कुल सही है। और थर्ड है हमारे, इन इंडिया मोर देन 90% ऑफ टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर डायरेक्टली अंडर द स्टेट गवर्नमेंट। ये बात तो गलत है दोस्तों। तो अगर हम देखेंगे तो सही उत्तर क्या बनना चाहिए, सही उत्तर बनना चाहिए दोस्तों, सही आंसर क्या हो सकता है, हमने पहला भी तो गलत ही बोला क्योंकि वहां पे एससीटी की बात की गई थी, एनसीटी की नहीं, तो पहला भी गलत, दूसरा बिल्कुल सही है ना, दूसरा सही है ना, तीसरा गलत। तो टू ओनली, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, टू ओनली, टू ओनली। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इन द फर्स्ट लोकसभा द सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन वाज द स्वतंत्रता पार्टी। दोस्तों जो फर्स्ट लोकसभा हुई थी, फर्स्ट जनरल इलेक्शन, तो इसके बारे में सबको लगभग कहानी पता होगी, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 364 सीटों को जीता था आउट ऑफ दी 489 सीट्स इन दी फर्स्ट लोकसभा, और सबसे आगे हो गए थे जितने भी चैलेंजर उसमें थे। और सीपीआई कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो कि उसके नेक्स्ट में आए थे, उनको सिर्फ 16 सीटें ही मिली थी। तो दोस्तों अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे ना क्लास 12 के, तो आपको वहाँ पे समझ आएगा ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे स्वतंत्रता पार्टी की बात कर दी गई, तो बिल्कुल गलत ही है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, इन द लोकसभा a leader of the opposition was recognized for the first time in 1969। तो लीडर ऑफ द अपोजिशन को रिकॉग्निशन कब मिला था, 1969 में। दोस्तों ये जो राम सुभाग सिंह है, ये फर्स्ट लीडर ऑफ अपोजिशन बने थे लोकसभा में 1969 को, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट ही लगता है, पहला गलत दूसरा सही। दोस्तों दूसरा सही है, तो थर्ड स्टेटमेंट भी पढ़ लेते हैं। इन दी लोकसभा इफ अ पार्टी डज नॉट हैव अ मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स इट्स लीडर कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज अ लीडर ऑफ द अपोजिशन। दोस्तों थर्ड ऑप्शन जो है वो ये कह रहे हैं कि लोकसभा के अंदर में यदि कोई पार्टी है, अगर उनको 75 मेंबर्स नहीं है, मिनिमम की बात कर रहे हैं, तो उनके लीडर को हम रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते हैं एज द लीडर ऑफ द अपोजिशन। दोस्तों आपको पता होगा, इन ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, वहाँ पे तो लीडर ऑफ द अपोजिशन होते ही है ना, लीडर ऑफ द अपोजिशन होते हैं। और कैसे बनते हैं, जो पूरा स्ट्रेंथ होता है, पूरे हाउस का जो स्ट्रेंथ होता है उसका 1/10 सीट होना चाहिए, उसे लेस नहीं होना चाहिए, तब लीडर ऑफ द लार्जेस्ट अपोजिशन पार्टी बनते हैं। तो दोस्तों अगर हम इस हिसाब से देखेंगे तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा का आप 10% कर लो। क्या आपको 75 दिख रहा है, ऐसा तो नहीं है, कभी नहीं हो सकता है 75, तो ये बिल्कुल गलत है, थर्ड ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है। तो कौन सा सही उत्तर है इसका, ऑप्शन नंबर 2 यानी कि टू ओनली। देखते हैं दोस्तों टू ओनली किस में है, ऑप्शन नंबर बी, टू ओनली। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया कैन प्लेस अ पर्टिकुलर लॉ इन द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या पार्लियामेंट ऑफ इंडिया किसी भी लॉ को रख सकते हैं 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दोस्तों अगर आपने फर्स्ट अमेंडमेंट पढ़ा है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। जो पहला अमेंडमेंट हुआ था 1951 में, इसमें न्यू आर्टिकल्स ऐड किए गए थे 31A एंड 31B, एंड इसमें 9th शेड्यूल भी ऐड किया गया था। और जैसे कि इसमें जमींदारी एबॉलिशन लॉज वगैरह को रखा गया था, ताकि इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल जो है चेक नहीं हो पाए, इसको सिक्योर करने के लिए।
अगर लगता था कि कोई भी ऐसे हमें लॉज यहाँ पे रख देने हैं तो इसको चैलेंज नहीं किए जाएंगे कि ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं या हम या हमारे संविधान के प्रोविजंस को। जैसे होता है ना दोस्तों, एक कमरा ऐसा होता है जहाँ पे कोई नहीं जा सकता है, तो वहाँ पे व्यक्ति छुप के बैठ सकता है, तो वही है 9th शेड्यूल। यहाँ पे जो भी रख देंगे लाउज वगैरह, तो इसको जो है चेक नहीं किया जाता है, चाहे वो लाओ किसी भी तरीके का हो, उसको चैलेंज नहीं किया जाएगा। तो इस तरह की चीज़ें हैं दोस्तों। हमारा ऑप्शन नंबर 2 क्या है? द वैलिडिटी ऑफ ए लॉ प्लेस 9th शेड्यूल कैन नॉट बी एग्जामिन बाय एनी कोर्ट। उसकी वैलिडिटी जो है वो एग्जामिन नहीं किए जा सकते हैं किसी कोर्ट के द्वारा। नो जजमेंट कैन बी मेड ऑन इट। लेकिन दोस्तों ये जो स्टेटमेंट वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2007 में IR कोहेलो केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि ऐसा कोई ब्लैंकेट इम्यूनिटी नहीं मिल सकता है जो कि जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्शन मिलेंगे उन लॉज को जो कि 9th शेड्यूल में रखे जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। पहला सही होगा ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स इज रिलीज बाय। ये तो किसके द्वारा रिलीज किया जाता है? बस ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन ही है दोस्तों। इसको रिलीज किया जाता है जस्टिस प्रोजेक्ट के द्वारा। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरा पढ़ाना समझ आता है तो एक लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। इससे पहले भी मैंने कई सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं जिसमें मैंने प्रीवियस ईयर्स पॉलिटी UPSC प्रीलिम्स के डिस्कस किए हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो जाकर एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।